इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर की काफी डिमांड थी, काफी मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे, तो हम इस चैप्टर को आज इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो काफी बेसिक से शुरू करेंगे, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो, बट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस इससे एग्जाम में आते हैं। तो चूंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा चीजें दी हुई हैं, काफी डेटा वगैरह, काफी ग्राफ वगैरह दी हैं, वो सारे के सारे आपको याद नहीं करने। आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी चीजें याद करने के लिए होती हैं, तो यहाँ पर जो चीज मैं आपको बताऊंगा आपको वही याद करनी है। आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको जेई नीट और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं, अदरवाइज आपको लगेगा कि क्या पढ़ाने लगा हूं, है ना। तो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं कोई भी चीज आपके लिए स्किप नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है जानते हो आप? इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं और ब्लॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, इसमें फिर से बता देता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं, है ना, दिखाई दे रहा है वर्टिकल, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो ये हमारा ग्रुप 1, ग्रुप 2 अप टू ग्रुप 18। तो इसी तरीके से 1 2 3 4 और अप टू 18। तो इसमें जो ग्रुप है वो कितने होते हैं? 18। तो हमें ये पता चल गया पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। अब बात कर लेते हैं पीरियड की। तो पीरियड क्या होता है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड, है ना। तो ये क्या हुआ? रो 1 यानी कि पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, 4, 5, 6 और 7। तो टोटल इसमें कितने पीरियड आ जाते हैं? 7 पीरियड इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मेरेज कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 7 पीरियड। अब बात करते हैं हम ग्रुप की। तो ग्रुप क्या होते हैं? सॉरी, ब्लॉक की। ब्लॉक क्या होते हैं? तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। पहले दो ग्रुप हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। और ये ग्रुप 3 से ग्रुप 12, आपको ये बीच में डब्बा दिखाई दे रहा है येलो कलर का, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। और ये जो है इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। और यहाँ पर जो दो रो आपको अलग से दिखाई दे रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। तो आपको ये पता चल गया ब्लॉक एस पी डी एफ 4 ब्लॉक होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पीरियड कौन सा है? जैसा कि यहाँ पे लिखा था, ये 4th पीरियड है। ये कौन सा है? ये 5th पीरियड है। ये कौन सा है? ये 6th पीरियड है। ये कौन सा है? 7th पीरियड है। तो ग्रुप डी, सॉरी डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में कितने पीरियड होते हैं? 4 पीरियड होते हैं, 4th 5th 6th 7th। आप देख सकते हो 1st 2nd 3rd एंड ये क्या है? 4th। तो अब हम केवल डी ब्लॉक की तरफ चलते हैं और उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना। बेसिक सी सारी चीजें इसमें हम देखते हैं। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 4, यानी कि इसका जो पीरियड है वो क्या है? 4 है। n इज इक्वल टू 5, पीरियड क्या है? 5। n इज इक्वल टू 6, पीरियड क्या है? 6। n इज इक्वल टू 7, पीरियड क्या है? 7। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज, इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज, है ना। जो सीरीज होती है वो क्या होती है? n-1d, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी? 4। तो यहाँ पर 4 रखो, तो 4 - 1 कितना होगा? 3। तो कितना आ गया? 3D। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। और इसको क्या बोलेंगे? इसी तरीके से 5-1d, है ना। तो क्या हो जाएगा? 4D सीरीज, है ना। तो ये हमारी 4D सीरीज हो गई। इसी तरीके से 6-1d, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? 5D। तो ये हमारी 5D सीरीज हो गई। इसी तरीके से 7-1d, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 6D। तो ये हमारी 6D सीरीज हो गई। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए ये जो है ये क्या है? हमारी 3D सीरीज, ये हमारी 4D सीरीज, ये हमारी 5D सीरीज, ये हमारी 6D सीरीज। यहाँ पे जो पीरियड है वो कौन सा है? 4th 5th 6th 7th। तो यानी कि एक कम इससे, ठीक है। ये 4 है तो ये 3D होगा, ये 5 है तो 4D होगा, ये 6 है तो 5D होगा, ये 7 है तो 6D होगा। सिंपल सी चीज, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक आपको पता चलेगा। तो ये लेंथेनॉइड से एक्टिनॉइड्स, है ना। तो यहाँ पे जो है ये 14 एलिमेंट्स ये क्या हो जाते हैं? एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, एफ ब्लॉक को बाद में देखेंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या आती है कि पहले तो आपको ये जो डी ब्लॉक की पहली रो है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स जो मैं बताऊंगा वो याद होने चाहिए और उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम एनसीईआरटी की तरफ, इतना बेसिक बताने के बाद। तो पहली चीज जो एनसीईआरटी में लिखी है वो पढ़ते हैं ध्यान से। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 3 to 12। तो हमें पता है डी ब्लॉक जो है वो कहां से कहां तक होता है? ग्रुप 3 से ग्रुप 12। आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। ये कौन सा? ग्रुप 3 है और ये कौन सा है? ग्रुप 12। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ग्रुप जो डी ब्लॉक है उसमें कितने ग्रुप होते हैं। तो डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप होते हैं, 3 to 12। समझ में आ गई? तो हमें सिंपल चीजें पहले क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर
डी ऑर्बिटल्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, यहाँ पे एफ ब्लॉक में एफ ऑर्बिटल्स में एंटर करता है ना, तो यहाँ पे 4f 5f ऑर्बिटल्स में एंटर करता है, उसको 4f सीरीज 5f सीरीज वगैरह वगैरह बोलते हैं। तो वो हम एफ ब्लॉक में देखेंगे अच्छे से डिटेल से क्या होता है उसमें। अब यहाँ पर एक और टर्म जो यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं और ये जो इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, है ना। तो जो डी ब्लॉक होता है ना, उसके जो एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, समझ में आ गया। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन मेटल, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। अब इस पैराग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे भी इन्होंने बेसिक चीजें दी हुई हैं। देयर आर मेनली 3 सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उसमें 3 सीरीज होती हैं मेनली यहाँ पे लिखा मेनली, वैसे तो 4 देखी हमने, एक तो 3D देखी, 4D देखी, 5D देखी और 6D देखी। ठीक है, तो एक 3D कहां से खत्म होती थी, स्कैंडियम टू जिंक। हाँ, स्कैंडियम टू जिंक आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्कैंडियम टू जिंक। तो ये हमारी क्या हो गई, 3D सीरीज। ठीक है, यहां से यहां तक ये हमारी 4D सीरीज होगी, यहां से यहां तक ये हमारी 5D सीरीज होगी। बीच में से कुछ एलिमेंट गायब है, कौन कौन से, जो आपको एफ ब्लॉक में। फिर यहां से यहां तक हमारी 6D सीरीज होगी, बीच में कुछ एलिमेंट्स गायब है। ठीक है, तो वो एफ ब्लॉक में। अब ये पैराग्राफ में इन्होंने वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, और इसमें क्या चाहिए, हाँ एक और चीज जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना एक्टिनॉइड्स वाली सीरीज ये इनकम्प्लीट है क्योंकि वो अभी तक चल ही रही है, उसका कुछ पता नहीं है। द 2 सीरीज ऑफ द इनर ट्रांजिशन मेटल्स 4f एंड 5f आर नोन एज लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स रेस्पेक्टिवली। तो जो एफ ब्लॉक है उसमें इनर एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, है ना। तो उसमें 2 सीरीज होती हैं 4f और 5f की। तो जो 4f की है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स, और जो 5f की उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। तो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बता दिया था, तो काफी 2-3 बार बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, है ना। यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द वन विच हैज इनकम्प्लीट filled d orbitals in its ground state or in any one of its oxidation states। ठीक है, तो ये हुई हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन। क्या कि डी ब्लॉक जो है वो उसमें कुछ खाली होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली फिल्ड नहीं होनी चाहिए। कुछ ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डी ब्लॉक होता क्या है, सॉरी डी ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो इसको हम एक जो डब्बा बना दिया इसको हम क्या बोलते थे, एस ऑर्बिटल। ये हमारे होते थे पी ऑर्बिटल, इसमें 3 डब्बा बना दिया, 3 ऑर्बिटल्स। और फिर हमारा ये होते थे डी, इसमें 5 बॉक्स बना दो। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं एक बॉक्स में, ज्यादा नहीं भर सकते हैं। 2 इधर आ सकते हैं, 2 इधर आ सकते हैं, 2 इधर आ सकते हैं, 2 इधर आ सकते हैं। तो ये तो एसपी होगी, तो इसके बारे में तो कोई चर्चा हमें करनी नहीं है, हमें डी के बारे में चर्चा करनी है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 2, और पी ब्लॉक में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6। अब डी में कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या होगा, इसका कन्फिगरेशन D10। ठीक है, अब डी में यदि D10 है तब ये क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट इसको नहीं बोलेंगे यदि किसी का कन्फिगरेशन D10 है तो ट्रांजिशन एलिमेंट कब बोलेंगे, जब कोई ऑर्बिटल, कोई डी ऑर्बिटल क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। मान लो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, तो ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ये क्या होगा D9। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। यदि D8 है तब उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, फटाफट से बताइएगा कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, कौन कौन से नहीं। तो ये हमारा क्या हुआ, डी ऑर्बिटल्स ले ली हमने। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 1 1 इतना है, ये मान लो ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या बताओ ये डी और जो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे और भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ सकते हैं, है ना। तो ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट ये है ना। तो D0 से D9 ये सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, और जो D10 है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स, पूरे के पूरे डी ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना। तो वो ऑक्यूपाइड है, उसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं, वो कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। बाकी हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा शुरू करते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ से अब हम केवल डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या देखेंगे,
ए ब्लॉक देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा फोकस बनाए रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8.1 पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो जो डी ब्लॉक है उसकी पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन होती है, तो इसको हम अच्छे से देख चुके हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो मिडिल सेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं। सिंपल सी चीज है। इसका जो नाम है वो ट्रांजिशन क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो डी ब्लॉक है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में आता है। अब जो एस ब्लॉक यहाँ होता है, पी ब्लॉक यहाँ होता है, यहाँ पे डी ब्लॉक आता है। ये क्या होते हैं हमारे मेटल्स और ये क्या होते हैं जनरली नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। तो यहाँ से मेटल से नॉन मेटल्स क्या हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशंस एलिमेंट्स, है ना। तो जो डी ब्लॉक है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें ये पता है 3D 4D 5D ये कंप्लीट है और जो हमारी 6D सीरीज है वो अभी कंप्लीट नहीं है। समझ में आ गया। तो ये पोजीशन के बारे में हमें पता चलेगा। वैसे ही बच्चा जानता है कि डी ब्लॉक की क्या पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। अब हम बात करते हैं इसकी, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहां पर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं, जिसमें से मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको याद होने चाहिए पक्के। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी वो काम आएंगे और काफी जगह भी काम आएंगे। तो यहाँ पर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, n-d(1 - 10) से ns(1 - 2). ठीक है, ये क्या है, n-1 stands for the inner d orbitals which may have 1 to 10 electrons and the outermost ns orbitals may have 1 or 2 more electrons। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सीरीज ले लेते हैं 3D सीरीज। ठीक है, तो 3D सीरीज के हम सारे यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं फटाक से। हम किसकी बात कर रहे हैं, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा पीरियड है वो क्या होता था, 4 होता था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, स्कैनेडियम। ठीक है, स्कैनेडियम SI TI देन V देन CR देन MN देन FE देन CO FICO ठीक है, इसकी याद करने की ट्रिक मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा उसको तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो ये आपको याद हो जाएगा। बाकी इसमें भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या है ना, इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, कर्नाटक का साइंस टीचर वेरी क्लियर मांगे फीको निकुंज, है ना। तो जो कैल्शियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता था, 20। तो इसका कितना हो जाएगा 21, इसका कितना हो जाएगा 22, इसका कितना हो जाएगा 23, इसका कितना हो जाएगा 24, इसका कितना हो जाएगा 25, इसका 27, सॉरी हाँ 27, 26, 27, 28, 29 एंड देन 30। सिंपल चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते कैसे। तो अब प्रिंसिपल आपने पढ़ा है ना। उसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से लिखते थे 1s, यहाँ पे 2s 2p, 3s 3p, है ना। तो इस तरीके से हम कुछ इलेक्ट्रॉन भरते थे। 4s यहाँ पे 3d पे आता था ना, 4s 4p 4d, राइट। इसमें भरे, फिर इसमें भरे, फिर इसमें भरे, फिर इसमें, देन 4s में, देन 3d में, देन 4p में। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑर्डर है वो इस तरीके से होगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d, है ना। 3p के बाद हम भरते थे इसमें 4s में भरते थे ना, 3p देन 4s देन 3d। समझ आ गया। तो अब देखो एक चीज देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एस ब्लॉक एस ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। पी में कितने होते हैं, पी में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और डी में कितने होते हैं, अप टू 10, 1 2 3 4 5 ब्लॉक होते हैं। तो 2 2 2 2 2, है ना, 10 हो सकते हैं। तो मान लो 2 इसमें भर गए, फिर उसके बाद 2 इसमें जाएंगे, फिर और इलेक्ट्रॉन है तो 6 इसमें चले जाएंगे, फिर उसके बाद 2 इसमें चले जाएंगे और 6 यहाँ तक चले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 3 बार 6 6 आ रहा है। तो ये जो आप इसको ऐड करोगे तो टोटल कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। यानी कि 18 एटॉमिक नंबर किसका है, वो आर्गन का है। तो ये हो गया हमारा आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन। यहां तक हमारा क्या हो गया, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इसको पढ़ रखा होगा। तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाल दिया। अब इसके बाद आर्गन के बाद 18 के बाद जो हमारा नंबर है वो कहां जाएगा, एस में जाएगा, देन डी में जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लो ये पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम का आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d4s। किसमें इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, तो एस ब्लॉक में कितना जाएगा, 1। तो इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो 1 यहाँ पे गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो 0, है ना। उसके बाद कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का कितना होगा,
3d4s2, तो दोनों के दोनों इधर चले जाएंगे, तो इस तरीके से ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब बट हमें बात किसकी करनी है, स्कैंडियम की करनी है, तो हम देखते हैं उसको कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, है ना। तो इसी तरीके से बताओ स्कैंडियम का कितना होगा, 18 के बाद 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें, है ना, तो 2 तो एस में चले जाएंगे, तो 3d 2 एस में गए और 1 यहाँ जाएगा, उसके बाद 1 1 बढ़ता जा रहा है, तो 1 1 इधर बढ़ता जा, क्योंकि एस में 2 रहेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 3d2 4s2, है ना, एस में 2 है और डी में 1 और आ गया, तो यहाँ पे 1 था 1 और आ गया, तो इसी तरीके से यहाँ पे 3d, इसका थोड़ा सा पॉइंट छोटा ले लेते हैं, है ना, तो 3d 3 4s2, ये 3d 4 4s2, ये 3d 5 4s2, मैं लिखता जाऊंगा, बस देखते जाइएगा, क्या कमी है वो सब मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। यहाँ पे क्या आएगा 3d 6 4s2, 3d 7 4s2, 3d 8 4s2, 3d 9 4s2, और ये जो जिंक है इसका 3d 10 4s2। समझ में आ गया, सिंपल सी थी, हमने सारी आपको बता दी। अब इस तरीके से जनरली हम लिखते गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बट ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही नहीं है। यहाँ पर 2 चीज गड़बड़ कर रही होती हैं, एक तो क्रोमियम वाली और दूसरी कॉपर वाली, है ना। यहाँ पर D4 है और S में कितने हैं 2 हैं, तो इसका इलेक्ट्रोकन्वर्जन ये नहीं होता है, इसको काट के लिख दें, और यहाँ पर कॉपर का भी ये नहीं होता है ना। तो पहले तो मैं इनका करेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो लिख देता हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है D, यहाँ पे आता है 5, यहाँ पे आता है 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 5 ही है, 18 के बाद 6 है ना, हाँ, तो 4 2 6 5 1 6, तो ये होता है इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बाकी सबका सेम रहता है। सिमिलरली यहाँ पर कॉपर की बात करें तो कॉपर का करेक्ट होता है 3d10 और ये 4s1, तो इन दोनों को आप ध्यान से, ये दोनों एक्सेप्शन है, यहाँ पर लगा के लिख लीजिएगा एक्सेप्शन, ठीक है, समझ आ गया। तो क्रोमियम के क्या होगा 3d5 4s1 और कॉपर का कितना होगा 3d10 4s1। आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन समझ लीजिएगा फटाक से, तो आप नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ऐसा क्यों होता है। जो हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ये क्या होते हैं आर मोर स्टेबल, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसका यदि हम कन्फिगरेशन बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, एस और डी मान लो 1 2 3 4 5, है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2 और यहाँ पे कितने आएंगे 4, यानी कि 1 2 3 4। अब यदि हम इसी को इस तरीके से लिखें, ये 2 और ये, है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी 1, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया हाफ फिल्ड हो गया, सब में इलेक्ट्रॉन्स आ गई। तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता है, इनमें एनर्जी डिफरेंस भी कम है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन कूद के वहां चला जाता है, तो ये जो है स्टेट स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है ना, तो इसलिए क्रोमियम का जो कन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, ये होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह कॉपर के केस में भी हो जाता है, यदि आप 3d9 4s2 का बनाओगे तो पहले सबसे पहले S देन D 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 2 इधर है, उसके बाद 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से होता है। तो यदि हमें यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसमें, तो ये क्या होगा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होता है, ये वाला होता है। S में 1 रहता है और D में कितने आ जाते हैं 10 आ जाते हैं। समझ में आ गई, सिंपल सी चीज है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा किसका, हमारा 3D सीरीज का हो गया। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, हम चलते हैं अब 4D और 5D सीरीज की तरफ, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, तो ये आपको याद हो गया होगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके आपको याद करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब हम सबसे पहले एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, जो चीज बता रहा हूँ उसको याद कर लेना, इसको आप नोट करके लिख सकते हो। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत इनकी जरूरत पड़ेगी, हाइब्रिडेशन वगैरह ज्योमेट्री वगैरह बताने में। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, वहां पे मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ये समझ में नहीं आएगा यदि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको याद नहीं है तो, ठीक है। तो अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8.2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, ये होता है, हमें पता है यदि कोई भी एलिमेंट ले लें हम डी ब्लॉक का, है ना, तो वो क्या होगा n-1 d 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे डी ऑर्बिटल में, ns1-2, है ना। तो जैसे मान लो हम फोर्थ पीरियड की बात करते हैं, है ना, तो फोर्थ पीरियड यहाँ पे 4 डालो, तो फोर्थ पीरियड में ये सीरीज कौन सी होती है 3, है ना, तो 4-1 3D सीरीज, है ना। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 से 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और N की कितनी है 4, तो 4 1 से 2 जा सकते हैं, ठीक है।
तो जनरली ये होता है हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। आप कोई भी उठा के देख लो, यहाँ से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लो, वो इसी फॉर्म में होगा। इस यदि बात करें n=4 है ना, तो इसमें से जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा उसमें ये वाला फॉर्म होगा, है ना। एस ब्लॉक में 1 से या 2 एलिमेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और डी में 1 से 10 होंगी। तो 3D एस में 4s एसएम में, है ना। तो एस में 1 से 2 तक है और डी में 1 से 10 तक है। तो ये इसको फॉलो करेगा 3D के लिए, पर्टिकुलर n=4 के लिए। बट हम जनरलाइज करते हैं पूरे डी ब्लॉक के लिए, तो यहाँ पे n-1 कर दो और यहाँ पे n कर दो, है ना। तो ये जनरलाइज इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, लिखना चाहोगे तो। समझ में आ गया, सिंपल सी चीज होगी। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या चीज बताया है कि जो क्रोमियम है, कॉपर है, इसका एक्सेप्शन केस है क्या, कि ऐसा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d4 और 4s2, बट ऐसा नहीं होता है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1, 3d5 4s1। सिमिलरली हम बात करते हैं कॉपर के केस में। कॉपर के केस में ऐसा होना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ये ऐसा होता है 3d10 4s1। समझ आ गया। इसका रीजन क्या होता है, हाफ फील्ड फ्री फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, और एस में और डी में जो एनर्जी गैप है वो भी काफी कम है। तो फटाक से एस ब्लॉक से, सॉरी एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं किसमें, डी ऑर्बिटल में। सिंपल सा ये इसका रीजन है। समझ में आ गया। अब देखो थोड़ी सी मैं ट्रिक बता देता हूं आपको कि वो जो है आपको कैसे याद करनी है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एनसीईआरटी में जो आपको टेबल दिए हैं उसको लेके आते हैं। तो ये कुछ एनसीईआरटी की टेबल है। तो इस तरीके से यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट सीरीज को हम क्या बोलते थे, 3D सीरीज। क्या बोलते थे, 3D सीरीज। तो स्कैंडियम टू जिंक आते थे। इनका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23 टू अप टू 30। ये क्या एटॉमिक नंबर दिया है, ये 4s और ये 3D। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे, यहाँ पे 2 आते थे, सब में 2 आते थे, एक्सेप्ट क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर में यहाँ से जो s ऑर्बिटल था वो उसमें से इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते थे, डी में चले जाते थे। और बाकी डी में बढ़ते आते हैं 1 2 3 यहाँ पे 4 आता था, बट एक यहाँ से आ गया तो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, वैसे लिख लो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10, ठीक है। तो चूंकि यहाँ से 1 आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ से 1 आ गया तो यहाँ पे 9 के कितने हो जाएंगे 10। तो ये इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन इसका हो गया। अब इसको याद कैसे करें, ये आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, है ना। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो साइंस टीचर वेरी क्लियर मांगे फीको निकुंज, आप लिख सकते हो क्या, साइंस टीचर वेरी क्लियर मांगे फीको निकुंज, जो मैंने आपको बताई थी। दूसरा, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, सिंपल सी। दूसरा, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा, कोई ना कोई जाएगा। समझ आ गया, सही। तो ये कुछ ट्रिक है, आप इनको याद कर सकते हो। तो 3D के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं 4D की। तो 4D सबसे पहले निकालते हैं। 3D कंप्लीट हो गई हमारी, तो अब हम क्या निकालना है, 4D निकालना है। तो सेकंड सीरीज है वो डी ब्लॉक की, है ना। तो फटाक से देखिएगा, थोड़ा ये हैंग हो रहा है इसलिए इसको टाइम लग रहा है, ओके। तो चलो ये रही हमारी, ऐसा कुछ बना हुआ है ना एनसीईआरटी में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ओके। तो ये क्या हो गई हमारी 4D सीरीज। अब हम पढ़ने वाले हैं 4D सीरीज के बारे में। तो ये कुछ एलिमेंट है। सबसे पहले तो इनका याद कर सकते हो यदि आपको करना चाहे तो। मेरे को तो याद नहीं थे, मैंने अभी भी याद नहीं है मुझे, है ना। और इसका यूज इनका होता नहीं है, बट एक ट्रिक है जिसकी वजह से आपको ये लिखना एटलीस्ट आना चाहिए। यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े अगर कोई। तो यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं। तो 4D सीरीज चल रही है, यानी कि n= क्या है 5, ठीक है। तो हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा था, वो क्या होता था, n-1 d1 से 10 होता था, और ns उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, 1 या 2। अब चूंकि यहाँ पे n5 है ना, तो सीरीज कितनी 4, तो ये हो जाएगा 4D 1 से 10, और यहाँ 4s सॉरी 5, n की वैल्यू कितनी 5, तो कितना 5s1 to 2। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा उसमें 4D आएगा और 5s आएगा। अब इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे, है ना। इसमें 1 या 2 हो सकते हैं, और इसमें 1 to 10 हो सकते हैं, 0 भी कहीं ना कहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आपको सब याद नहीं करने हैं। क्या
क्या कहा मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपको सारे याद नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 याद करनी है, पीडी, एजी और सीडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनके एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर आप निकाल भी सकते हो, जैसे मैंने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से आप निकाल सकते हो। इसका एटॉमिक नंबर कितना है आप देखो, जिंक का कितना है 30 है, कॉपर का कितना है 29, निकल का कितना है 28 है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ जाना है तो आप क्या कर दिए, इसमें 18 ऐड कर दिए अकॉर्डिंग टू वो पीरियड्स आपने याद किए। तो ये 4th और ये 5th है ना। तो इसमें क्या करते थे 18 करते थे, फिर 6 एंड 7, तो इधर 32 और फिर 32 करते थे, है ना। तो यहाँ पे यदि आपको जिंक पता है जिसका 30 है तो 30 में 18 ऐड कर दो तो मैं क्या मिल जाएगा 48। ये 29 है, 29 में 18 ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा 47। ये 28 है, 18 ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा 46। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, एटॉमिक नंबर निकाल सकते थे। समझ में आया? ऐसा कुछ था ही नहीं समझने वाला, सिंपल सा मैथ था। नहीं आया तो मैथ पढ़ो जाके एलकेजी यूकेजी में। ओके, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद होना चाहिए। तो ध्यान रहे यहाँ पे जो डी है, डी में सब में 10-10 आते हैं, और जो एस है उसमें पीडी में 0 आता है, एजी में 1 आता है, सीडी में 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ से फटाक से यदि पीडी का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो आप क्या लिखोगे 4D10 5S0, किसका होगा पीडी का। एजी की बात करते हैं तो यहाँ पे 4D10 5S1, इसकी बात करते हैं 4D10 5S2। तो ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको डी सीरीज से 4D सीरीज से याद करने हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लें इनको, है ना। बाकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो आप वहां से भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारी 3rd सीरीज, जिसको हम बुलाते हैं प्यार से 5D सीरीज। ठीक है, तो इसमें भी कुछ जो है वो याद करने हैं, फटाक से देख लो इसको, सिंपल है। तो ये सब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, कोई एटॉमिक नंबर वगैरह भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ये जो 3 है लास्ट के आपको ये पता होना चाहिए। इसको हम बोलते थे 12th ग्रुप, 11th ग्रुप, 10th ग्रुप, 10th 11th 12th के सभी के आपको याद होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे पीटी, एयू और एचजी। तो एचजी का एटॉमिक नंबर भी आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 80। तो इसके अकॉर्डिंग बाकी सबके एटॉमिक नंबर पता होगा, है ना। इसके 80 होता है, इसका 57 होता है, तो बाकी आप सब निकाल सकते हो सिंपल से। जैसे 39 है, 39 से 57 निकालना है तो क्या कर दीजिएगा, इसमें 18 ऐड कर दीजिएगा तो 57 आ जाएगा। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख लेना अकॉर्डिंगली। तो क्योंकि बेसिक सी चीज है तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, 11th क्लास में जब आपने पढ़ा हुआ एलिमेंट्स जो सिंपल वाला चैप्टर है ना, तो उसमें वो सारी चीजें आपको बताई गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि यदि मैं इसमें बताऊंगा तो डी ब्लॉक कभी खत्म नहीं होगा, काफी लेंदी हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एचजी, पीटी और एयू का। तो ध्यान रहे यहाँ पे एस में कितना आता है 1 और डी में कितना है 9। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है 5D9, क्या 5D9 6S1। इसका कितना होता है 5D10 6x1। इसका कितना होता है 5D10 6s2। अब एक चीज देखो, ये जो है ना ग्रुप जिंक सीडी एचजी, तो इसको क्या बोलते हैं जिंक सड़ी मरकरी, है ना। तो वहां पे जिंक सीडी एचजी, तो सिंपल सी चीज है, इसमें सभी में एस में 2-2 आ रहे हैं, है ना, और डी में 10-10 आ रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसा खास याद करने के लिए है नहीं, भूल भी जाओ तो सब फुल करके आ जाओ, है ना। अब चूंकि ये 3D सीरीज है तो यहाँ 3 4 आ जाएगा, यहाँ 4 5 आ जाएगा, यहाँ 5 6 आएगा। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बाकी आपको पीटी, एयू, पीडी और एजी इनका थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो वो आप याद कर लेना। इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके याद कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा क्या था, थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है उसका कोई भी एलिमेंट का आपको याद नहीं करना है, किसी भी का भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद नहीं करना है, तो उसको आप स्किप कर दीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। तो इस पैराग्राफ को समझिएगा। ये जो पैराग्राफ है, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से आता है ना। तो पहले पढ़िए क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ZnCD HgRs रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला दिस, है ना। तो हमने क्या देखा कि जो जिंक है ना, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता था 3D10 4s2, किसका होता था जिंक का। और इसी तरीके से बात करें CD की तो वो कितना होता था, कैडमियम का कितना होता था 4D10 5s2। इसी तरह Hg मरकरी की बात करें तो 5D10 6s2। अब यहां पर यदि आप इसका जनरल लिखना चाहो, है ना, तो ये क्या है n-1 है और ये क्या है n है ना। तो यहाँ पे n-1 लिख दो और ये फिक्स है, s में 2 आएंगे और d में 10 आएंगे। तो इसका जनरल कन्फ्यूजन कितना हो जाएगा n-1, यहाँ पे d में तो 10 ही आएंगे
और यहाँ पे एन, एस में 2 ही आएंगे, सब में 2 2 हैं, 3 10 है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका लिखा है? जिंक कैडमियम Ag वाले ग्रुप का। समझ में आ गया है ना? तो इससे आपको घबराना नहीं कि 10 2 कैसे कहां से क्या लिख दिया, तो सिंपल सी चीज है। अब क्वेश्चन ये है कि द ऑर्बिटल्स इन दीज एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पर मान लो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है ना? तो ये क्या कंप्लीटली फिल्ड है, डी ऑर्बिटल में 10 के 10 फिल्ड है और एस में भी 2 फिल्ड है। यदि मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दें तो एस में से गायब हो जाएंगे, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 2 है ना? तब भी डी में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, यानी कि डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। एक भी डी में एक भी ऐसे ऑर्बिटल नहीं है जो जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए जो जिंक कैडमियम और Ag है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है कोई भी डी ऑर्बिटल्स, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहां पे लिख लीजिएगा द ऑर्बिटल, सॉरी इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, द ऑर्बिटल्स इन दीज एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? ग्राउंड स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंप्लीटली फिल्ड है, ओके, ऑर्बिटल्स, ठीक है। देयरफॉर दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। सिंपल सी चीजें दिमाग में घुस गई होगी, ओके। तो बाकी यहाँ पर सारी चीजें इन्होंने दी हुई है कि हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा। आपको पता है जो डी ऑर्बिटल है उसकी एस और पी ब्लॉक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो काफी चीजें हो सकती हैं उसके सराउंडिंग वगैरह में, काफी सराउंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, डी ऑर्बिटल्स, है ना? तो और उसमें एटम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 से 9 यदि जा रही हैं तो वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। यदि 10 होते हैं तब नहीं करता है, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इसके आगे देखेंगे कि जो डी ऑर्बिटल है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या वेरिएशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कलर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, कैटालिटिक की प्रॉपर्टी कैसे शो करती है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। तो सारी चीजें हम एक एक टॉपिक पूरा दिया हुआ है पोर्शन ना, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। वो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बताया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, ओके। तो अब बात कर लेते हैं एक इंटेक्स्ट सॉरी एग्जांपल की। जो एग्जांपल इन्होंने दिया है काफी इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। ये कह रहे हैं ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैनेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है Sc, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21, ये क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट जिंक जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 30, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो कितना होता है 3d3 और S2 ये इस तरीके से 3d1 4s2, है ना? 18 के यदि भूल जाओ ना कभी देखो तो 18 तक आर्गन है, उसके बाद कितना हुआ 3, है ना? तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन भर दो तो 2 s में चले गए और एक d में चला गया। यदि कभी भूल जाओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो इस तरीके से निकाल लो। ये क्या होगा स्कैनेडियम का होगा। अब बात करते हैं हम जिंक का, तो 18 के बाद 30 तक यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन भर दो फटाक से, तो 3d और 4s, तो इसमें 2 आ जाएंगे, 10 इसमें आएंगे, 10 2 कितने हो गए 12। अब देखो यहां पर Sc ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। यदि इसकी ग्राउंड स्टेट की बात की जाए तो ये जो है D है ना, तो D में बहुत सारे ऑर्बिटल खाली है कि नहीं? यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन, बाकी सब खाली है, यानी कि ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, क्योंकि उसकी डेफिनेशन क्या थी सिंपली, या तो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट में भी या फिर ग्राउंड स्टेट में भी क्या हो, वो डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, तो इसमें तो है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, है ना? और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन गायब हो सकते हैं, ये हो सकते हैं ना, तब भी यहाँ पे ये खाली तो रहेंगी, तो ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। बट यदि इसकी बात करें, है ना, तो इसका देखो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है ना, तो इसमें कितनी है 10 है, और बाकी S में है 2। तो ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में कितने हैं 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल्स में। यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे S से जाएंगे। तो अभी भी डी में कितने हैं 10 की 10 ही है, कितने हैं डी में 10 की 10 ही है ना? तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। तो समझ में आ गया, जो हमारा स्कैनेडियम है वो क्या हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट, और जिंक क्या हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। सिंपल। अब यहाँ पे एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको भी पढ़ लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है।
सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। जो हमारा सिल्वर है ना, तो सिल्वर का पहली बात तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। यदि एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो कन्फिगरेशन पता होना चाहिए। आपको पता है सिल्वर कहाँ आता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना। और यहाँ पे कॉपर के बाद क्या आता है, जिंक। एटॉमिक नंबर निकालना बता रहा हूँ, भूल गया कभी तो जिंक का तुम्हें पता 30 होता है, तो कॉपर का कितना होता है 29 होता है। तो 29 में 18 ऐड कर दो, तो 29 में 80 ऐड करोगे तो सिल्वर है, तो 8 और 9 7 एंड 1 आंसर 4। तो हमें पता चल गया जो सिल्वर है उसका कितना होता है 47 होता है। क्या पता चल गया, ये एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। तो जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो क्या होता था 3d10 4s1, है ना। और इसी तरीके से हमने Ag का देखा था कि नहीं देखा था, तो वो क्या होता था 4d10 5s1। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसका d10 है और s1 है, ये हमें पता चल गया। जो ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, है ना, तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कितना आ जाएगा d10 और यहाँ पे s1। तो ये हमारा हो गया सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हमें ये बताना है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्या है, हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि ग्राउंड स्टेट में कोई एम्प्टी होना चाहिए डी ऑर्बिटल्स, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये हो तब भी क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, दोनों में से कोई भी केस हो। तो जो ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में कितनी है 10 की 10 है, तब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। यदि हम बात करें Ag+ की, तो Ag+ में एक इलेक्ट्रॉन S से निकल जाएगा, तब क्या होगा इसका कन्फिगरेशन d10, तब भी 10 की 10 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, तब भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बट Ag+ के अलावा Ag2+ भी होता है, तब यदि इसमें से अब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तभी क्या हो जाएगा d9, यानी कि अब एक एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। एम्प्टी मतलब फुली फिल्ड नहीं है, ठीक है, d9 हो गए, तो अब ये क्या हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। सिंपल सी है। तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं 8.3, जहां पर हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि जो हमारा डी ब्लॉक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ जनरल प्रॉपर्टी होंगी, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे, काफी बड़ा पोर्शन है ये 8.3, तो एक वीडियो में ये कवर नहीं होगा आज के में, है ना, तो कुछ ही पोर्शन हम इसका देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8.3.1, तो क्या हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं कि जो एक मेटल होता है ना, क्योंकि डी ब्लॉक में सभी क्या है मेटल है, तो मेटल की प्रॉपर्टी ही शो करेंगे डी ऑर्बिटल। अब मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, हाई थर्मल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल की सारे के सारे किसकी चीजें, मेटल की सारी मेटल की प्रॉपर्टी शो हो रही है, जो कि आपने 9th-10th में पढ़ी है, तो आपको ये पता होगा। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, क्या, विद द एक्सेप्शंस ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड मैग्नीज, दे हैव वन और मोर टाइपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये जो आपको 4 कंपाउंड दिए हैं, इनके कुछ और स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मेटेलिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। ओके, तो सिंपल सी चीज ये है। अब ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा करेंगे और एटमाइजेशन की चर्चा करेंगे। क्या ये ग्राफ आपको याद करना है? बिल्कुल भी नहीं, जो चीज याद करनी है वो मैं आपको बता दूं। अभी तक आपको कुछ याद नहीं करना है। यदि आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की कहा जाए तो जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो आप यहाँ पे लिख के आइएगा कि मेलिबिलिटी होती है, हाई थर्मल पावर, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, तो सारी चीजें, मेल्टिंग लस्टर, तो सारी चीजें आप लिखाइए, तो बिग इशू वो नहीं है। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं, ये ग्राफ क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये सारी चीजें, क्योंकि ग्राफ देख के बच्चे डरते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ही वाई एक्सिस लिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिए, ये एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। ये आपको जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये हमारी 5D सीरीज है, और ये आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये हमारी 4D सीरीज है, और ये हमारी 3D सीरीज है, यानी कि ये फर्स्ट सीरीज है और ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, अब थर्ड वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, फोर्थ वाले का कम है, और इसका यानी कि ये हमारी थर्ड सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है, ये फर्स्ट सीरीज है। ठीक है, यानी कि 3D का सबसे कम है, उसके बाद 4D का उससे ज्यादा है, 4D से 5D का ज्यादा है। अब ग्राफ भी हम किसी एक का एनालिसिस कर लेते हैं, मान लो हम 3D का ले लेते हैं, तो पहले ऐसे जाता है, फिर नीचे लुढ़कता है, फिर ये घटता जाता है। तो क्या चक्कर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं और फिर एटमाइजेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इसको देखेंगे।
ट्रांजिशन मेटल्स इनको छोड़ के सभी हार्ड और लो वॉलेटिलिटी के होते हैं। इसका मतलब क्या है, वॉलेटिलिटी मतलब जल्दी उड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा, आपको पता है, यदि उनमें वो अच्छे से बॉन्डिंग है। ये मान लो दो एटम है, कौन है, ये दो एटम है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, ये दोनों मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, एटम है, एटम है, तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। तो ये जो इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग है, ये जितनी ज्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, ये टूट जाए और वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। तो ये मान लो एक ये है और दूसरा केस ये है ना, तो यहाँ पे ये इतना बड़ा है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है ना। तो इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग यहाँ पे ज्यादा है ना, और यहाँ पर कम है। तो आप बताओ कौन जल्दी टूटेगा, तो ये जल्दी टूट जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम, और इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो बेसिकली यदि बात करें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की, तो इसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी क्या होगी, कम होगी। तो जितनी ज्यादा एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी उतना ज्यादा क्या होगा, इंटर एटॉमिक मेल्टिंग बॉइलिंग होगी, और उतनी ज्यादा क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सारी चीजें आपस में इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक आप देख रहे हो बीच में डिप दिखाई दे रही है, ये है ना, ये किसकी वजह से, क्योंकि जो Mn और Tc होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाफ फिल्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा है तो आप इसको लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि हमने देखा है Mn और Tc जो है तो ये क्या होता है, हाफ फिल्ड होते हैं, तो वो स्टेबल है। तो जो कंपाउंड स्टेबल होते हैं वो एक दूसरे से कम इन्वॉल्व होते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि जैसे जैसे हम जा रहे हैं D5 तक, है ना, तो ये बढ़ती जा रही है। इसकी बात छोड़ रहे हैं हम Mn और Tc की, ये नीचे क्यों हो रही है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पार्शियली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है ना, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, वो स्टेबल है, तो आपस में कम बॉन्डिंग बनाते हैं। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो शुरू तक जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मान लो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, फिर दूसरे में भी 5 है, तो वो आपस में अच्छी बॉन्डिंग बनाएगी। यानी कि जितनी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतनी ज्यादा बॉन्डिंग रहेगी और उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। तो शुरू में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, पहले 1 2 3 4 5, तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो छठवां इलेक्ट्रॉन आएगा वो इधर आएगा, यानी कि अब नंबर ऑफ पेयर घटते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर घटते जा रहे हैं, यानी कि बॉन्डिंग कम होती जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट गिरता जाएगा। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर आप बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट घटता जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग घटती जा रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस ग्राफ का एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो कुछ भी याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ओके, तो इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो भी आपको पता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। तो सिंपल सी बोल रहे हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी क्या होगी, अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो इसको क्या कर लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर दूसरा फैक्टर इसका क्या है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मेटल। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का बड़ा रोल है। तो ये क्या होता है, इसको कैसे क्या चीज करते हैं, तो अलग से टॉपिक है इसी में, है ना, तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बता दी। Metals with very high enthalpy of atomization, very high boiling point, tend to noble in their reaction. See later for electrode potential. ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक चीज जो मैं आपको बता चुका हूँ सिंपली क्या, कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जितनी ज्यादा होगी उतना उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिया है, यहाँ पे क्या लिया है इन्होंने, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिया है। तो पहले यहाँ पे क्या लिया था, मेल्टिंग पॉइंट लिया था। दोनों ही एक बात है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो ये हमारी क्या है, थर्ड सीरीज है। क्या है हमारी, थर्ड। ये हमारी सेकंड और यानी फर्स्ट। तो फर्स्ट को क्या बोलते थे, 3D, ये 4D, ये 5D। ठीक है, तो एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि 5D में जो एंथैल्पी है ऑफ एटमाइजेशन वो क्या होती है, ज्यादा होती है। 4D में उससे कम एंड 3D में उससे कम। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ये ऑर्डर किसका, ये पॉइंट है, ये जेईई और नीट में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है ना। तो इस पे एमसीक्यू बनाया सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है, ऑर्डर है किसका, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। समझ में आ गया, है ना। तो 5D जो है उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है 4D से, और 4D का ज्यादा होता है 3D से।
समझ आएगा। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ कि हमने इस वीडियो में अभी तक हमने इसमें क्या क्या देख लिया। ओके, इस टॉपिक में तो सबसे पहले हमने देखा इसमें प्रॉपर्टी के बारे में। तो आपको पता है मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देना। फिर हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट और एटमाइजेशन ऑफ एंथैल्पी। तो एटमाइजेशन ऑफ एंथैल्पी का मतलब क्या है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है ना। फिर उसमें जितनी आप हीट दोगे तो वो जितनी ज्यादा टाइम लेंगे उसके बाद टूटेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी उसकी एनर्जी चाहिए होगी, उतनी हीट चाहिए होगी, है ना। तो बेसिकली बॉन्डिंग ज्यादा कब होगी, जब उसकी एंथैल्पी ज्यादा हो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा हो, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये एक रिलेशन था। और फिर इसका दूसरा रिलेशन क्या था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। और एक जो ऑर्डर है 5D, 4D और 3D। ओके, समझ में आ गया होगा, सिंपल है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं उसकी एटॉमिक साइज कैसे बढ़ता है, क्या वेरिएशन है, उसको हम देखेंगे, है ना। तो इसमें काफी सारी थ्योरी दी हुई है, इसको मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा हूं, है ना। तो क्योंकि काफी सिंपल है तो जस्ट मैं आपको बता देता हूं कि कैसे ये वेरी करती है। तो यहां से मान लो मैं अलग लिख देता हूं उसको, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहले तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, जो भी एलिमेंट है 3D सीरीज के उसको लिख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या था, स्कैनेडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, है ना, देन क्रोमियम, मैग्नीज, कुंज, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज आपको जो सबसे पहले पता होगी, आई थिंक यदि आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ ली है, यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो जो रेडियस है वो क्या होती है, घटती है, यानी कि साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो लिख लो। यदि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी कि ऊपर से नीचे जाते हैं, तब रेडियस क्या होती है, बढ़ रही होती है, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है ना। तो ये दो चीज आपको पता है, ये जनरल फैक्ट है। बट यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पर स्कैनियम से यहां तक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहां से यहां तक साइज डिक्रीज होता है और यहां से यहां तक साइज कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। और यहां से यहां तक कॉपर से जिंक तक साइज क्या होता है, अगेन इंक्रीज होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बाकी किसका कितना क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है, डेटा वगैरह आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब इसका थोड़ा सा मैं रीजन बता देता हूं। अभी तक तो जो आपको काम की बात थी वो मैंने बता दी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आर डिक्रीज होता है, रेडियस डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। अब ये जो 3D सीरीज है इसमें भी इस तरीके से होता है ना, 3D, 4D, 5D सब में। बट 3D का आप देख रहे हो तो इधर पहले डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। अब आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कॉपर और जिंक में किसका साइज ज्यादा होता है, कौन बड़ा होता है। तो आप इस गलती को मत कर देना कि कॉपर का ज्यादा होता है जिंक से, ऐसा नहीं है, जिंक का साइज कॉपर से ज्यादा होता है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस टाइप है, एक्सेप्शनल है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक घटता है, फिर बराबर रहता है, फिर बढ़ जाता है, कॉपर से ज्यादा होता है जिंक का। अब इसका रीजन समझते हैं, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। लेफ्ट टू राइट साइज घटता क्यों है, क्योंकि ये है आपका न्यूक्लियस, है ना। अब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन बढ़ रहा है अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होगा, है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा रेडियस डिक्रीज होगा। तो ये इसका रीजन हो गया। अब यहाँ पर दो चीज आ जाती हैं, एक तो ये वाली हो गई और दूसरा फैक्टर एक और यहाँ पे होता है, फैक्टर 1 तो हो गया हमारा न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम बोलेंगे जेड इफेक्टिव। और दूसरा फैक्टर होता है शील्डिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसको समझिएगा, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ना। मान लो ये है आपका न्यूक्लियस, यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया और बाहर ये 4s है और ये डी है। अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से थे। अब यहां पर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, है ना, जैसे मान लो पहले स्कैनेडियम लिया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, फिर टिटेनियम लिया तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, फिर हमने आगे और लिया तो 3 आए। अब इससे क्या होगा, ये इसको रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेंगे,
बाहर धक्का मारेंगी और यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जेड इफेक्टिव इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपल करेगा, ये वाला है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको इन इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आई? तो इससे क्या होगा, जब दूर दूर जाएंगे तो स्क्रीन इफेक्ट इसको दूर पहुंचाएगा, रिपल करेगा, और जेड इफेक्टिव इसको पास लाएगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर हो जाएंगे। यदि स्क्रीन इफेक्ट ज्यादा हुआ जेड इफेक्टिव से, तब क्या होगा, हमारा साइज ज्यादा होगा। यदि ये कम हुआ तब हमारा साइज डिक्रीज होगा। तो यहां पर देखो, पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, कहां पे, डी में। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि स्क्रीन इफेक्ट बढ़ता जा रहा है ना। तो स्क्रीन इफेक्ट बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। तो अभी तो डोमिनेंट कौन सा है, जेड इफेक्टिव। तो ज्यादा काम कौन सा करेगा, ये करेगा। अब मान लो 2 व्यक्ति हैं, ये बॉक्स है, एक यहां से धक्का दे रहा है, दूसरा यहां से धक्का दे रहा है। यदि इसमें ताकत ज्यादा है तब ये बॉक्स से आएगा इधर, यदि इसमें ताकत ज्यादा है तब ये जाएगा इधर। यदि दोनों बराबर है तब ये बॉक्स कहीं नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब इन दोनों में कंपटीशन चलता है कि स्क्रीन इफेक्ट ज्यादा होगा या जेड इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर जो हमारा डी सेल है ना, डी ऑर्बिटल से, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते जा रहे हैं, बट साथ साथ जेड इफेक्टिव भी बढ़ता जा रहा है। बट इन दोनों केस में ताकतवर अभी क्या है, हमारा जेड इफेक्टिव है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर दोनों बराबर हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ चुके। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ चुके तो ये दोनों बराबर हो जाता है, स्क्रीन इफेक्ट भी और न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड इफेक्टिव भी। तो इस केस में साइज क्या रहता है, लगभग कांस्टेंट रहता है। फिर यहां से यहां तक ये बढ़ने लगता है, यानी कि जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट है, क्योंकि देखो इधर 10 आया इलेक्ट्रॉन, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उससे क्या होता है, काफी इलेक्ट्रॉन होगा इधर, है ना। तो काफी रिपल करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जिंक का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में वही सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, कि डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो रेडियस में डिक्रीज होगी। तो ये शील्डिंग इफेक्ट, वही स्क्रीन इफेक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया है ना। ये जेड इफेक्ट, ये इफेक्टिव नहीं होता है क्या, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इफेक्टिव नहीं होता है। कब तक, अप टू 5 इलेक्ट्रॉन्स तक। उसके बाद ये इफेक्ट होना स्टार्ट कर जाता है, पावर इसकी बढ़ती जाती है। तो बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज उन दोनों में कॉम्पिटिशन आपस में चलता रहता है। Hence the net electrode attraction between the nuclear charge and the atomode electron increases and the ionic radius decreases। तो ये सारी चीजें वही है जो मैंने आपको समझा दी है। ओके, अब यहाँ पर एक और वेरिएशन आता है, वो इन्होंने यहाँ तक बताया है कि यदि हम 3D, 4D और 5D, अभी तो हम इस तरीके से जा रहे थे, अब हम यदि इस तरीके से आए तो क्या वेरिएशन आएगा। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू, मैंने आपको बताया था कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इंक्रीज होती है, बट ये जो 4D और 5D है, इनका जो साइज होता है वो बराबर होता है ना। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए 3D, 4D, 5D इस तरीके से होना चाहिए। बट यहाँ पर इन दोनों का साइज क्या हो जाता है, लगभग सिमिलर हो जाता है, दोनों का बराबर हो जाता है। अब ये बराबर होता है किस रीजन की वजह से बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ जाता है और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि रीजन पूछा जाता है ना कि ऐसा क्यों हुआ, इनका चार्ज सिमिलर क्यों, तो इसका रीजन होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसको मैं बता देता हूं, ध्यान से समझो। द फिलिंग ऑफ 4f before 5d orbitals result in a regular decrease in atomic radii called lengthened contraction, which essentially compensate for the expected increase in atomic size with increasing atomic number। क्या समझ में आया? तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो है, कोई ना कोई बीच में आके डिस्टर्ब कर देता है यार, कहां पे थे हम। ओके, हाँ, तो इसको देखो फिर से। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि हमें एक चीज पता होना चाहिए कि जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट है, क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसका ऑर्डर क्या होता है। तो जो s ऑर्बिटल्स है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, p से, p का ज्यादा होता है d से, और f का सबसे कम, है ना। तो f का सबसे कम होता है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, 4f before 5d orbital result in regular decrease in atomic radii called lengthened contraction। और वहां पे क्योंकि लेंथेनॉइड जो एटम्स है वो एक नई सीरीज आ जाती है ना, यहाँ पे जैसे मान लो इस तरीके से। तो यहाँ पे इस ग्रुप के लिए ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो वही ऑर्डर आएगा, 3D का सबसे कम, फिर 4D, फिर 5D। बट इसके आगे जितना भी हम जाएंगे वहां पर इन दोनों का बराबर होगा 4D और 5D का साइज। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है ना। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको पता होना चाहिए और इसको आप याद कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि जो 5D सीरीज है उसमें ये क्या कर देता है, साइज को घटा देता है। तो इस वजह से जो 4D है और 5D उन दोनों का साइज क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है।
ठीक है। द नेट रिजल्ट ऑफ द लेंथेनर कॉन्टेक्ट इज दैट सेकंड एंड द थर्ड डी सीरीज एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई, है ना। तो रेडियाई आप देख सकते हो ZR और HF लगभग लगभग बराबर है, 160 पिकोमीटर और ये 159 पिकोमीटर है ना, तो दोनों सेम है, लगभग लगभग उनको क्या कर देता है, बराबर कर देता है, ठीक है। एंड हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो इन दोनों की 4D और 5D की हैं वो प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, लगभग लगभग सिमिलर रहती हैं। अब इसको थोड़ा सा हम ग्राफ से देख लेते हैं। ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ये है हमारा 3D और ये 4D और 5D के, देख सकते हो सब में 4D में भी पहले डिक्रीज होता है, फिर बराबर होता है, फिर देन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, बराबर होता है, देन इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे देखो ये मैंगनीज है ना, तो यहाँ तक ये डिक्रीज हुआ, फिर ये लगभग लगभग बराबर रहता है, फिर कॉपर से यहाँ तक इंक्रीज हो जाता है। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, कुछ इस तरीके से ग्राफ जा रहा है ना। तो बेसिकली इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आपको कोई इसकी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर एक नया फैक्टर है जिसको हम और देख लेते हैं। यहाँ पे 4F की भी इन्होंने बात की है, इसको हम F ब्लॉक में देखेंगे। तो बेसिकली वही बता रहे हैं कि F जो होता है उसमें शील्डिंग क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू D, है ना। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा होता है, अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, कम है, तो डोमिनेंट कौन होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा, है ना। तो वो सारी चीज यहाँ पे बता रहे हैं, इसको हम F ब्लॉक में अच्छे से कवर करेंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात की है उन्होंने रेडियस की, सॉरी डेंसिटी की विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। अब देखते हैं, द डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस कपल्ड विथ इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्ट इन अ जनरल इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ देयर दीज एलिमेंट। अब आपको पता है यदि रेडियस बढ़ रही है, सॉरी रेडियस घट रही है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी कि मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यदि मास इंक्रीज हो रहा है और रेडियस घट रही है, यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। मास इंक्रीज हो रहा है ना, और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो बेसिकली डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे सेम ऑर्डर आएगा इस तरीके से, है ना, डेंसिटी घटेगी। और यहाँ पर चूंकि इसका साइज अगेन बढ़ जाता है तो डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये आप एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, इसको आप देख सकते हो। तो पहले मैं डेंसिटी का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये स्कैंडियम टाइटेनियम पूरा 3D सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देखो पहले डेंसिटी इतनी थी 3.43 दिखाई दे रहा है, 3.43, फिर देन इंक्रीज हुई, देन इंक्रीज और बढ़ती गई है। और फिर Zn की थोड़ी सी कम हो गई, इससे क्यों, क्योंकि इसका साइज बढ़ जाता है, हाँ या ना, साइज बढ़ जाता है, यानी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है नीचे, और इस वजह से रेडियस बढ़ने की वजह से इसका क्या हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। बस थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए डेंसिटी इंक्रीज होती है, किसी का भी कुछ डेटा याद नहीं करना है, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कॉपर और जिंक में जिंक की डेंसिटी कम होती है कॉपर की डेंसिटी से, क्योंकि जिंक का रेडियस ज्यादा होता है कॉपर की रेडियस से, और मास भी जिंक का ज्यादा होता है कॉपर से। समझ में आ गया दोनों रीजन, ठीक है। अब इस टेबल को देख के आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा क्या टेबल दे दिया है, कुछ नहीं है, सारी चीज जो हमने पढ़ी है वो यहाँ पे दे दी है। तो उसको एक बार देख लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो पहला इनका एटॉमिक नंबर दिया है, ये टेबल दी है 3D, इनके एटॉमिक नंबर दिए हैं, ये दिखाई दे रहा है 21, 22 अप टू 30। फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है, तो 3D1 4s2 अप टू 3D10 4s2 है ना। तो ये सारा का सारा मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर कुछ और इन्होंने चार्ज लिए M+, M2+, M3+। इसका मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि M क्रोमियम है तो M+ क्या है, Cr+1, M2+ क्या है, Cr+2, M3+ क्या है, Cr+3, है ना। और +1 का मतलब क्या है, चार्ज इस पे +1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गए तब ये बना, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन गए तब ये बना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपसे पूछा जाएगा Cr+3 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 3D2 होता है, तभी आप वहां से हाइब्रिडाइजेशन बता पाओगे। तो ये निकालना आपको आना चाहिए, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। ओके, तो ध्यान से देखो, इनिशियली कंसंट्रेशन ये था जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो S में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यहाँ पे 2 थे तो 1 गया, तो यहाँ पे 1 आया। तो सब में से हमने यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 1 आया, 2 थे तो 1, 2 यहाँ पे 1 ही था तो वो पूरा गायब, यहाँ पे 2 थे तो 1, 2 1, इस तरीके से यहाँ पे 1 था पूरा गायब, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये M+ का क्या गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यदि बात करते हैं M2+ की, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, या फिर इसमें से हम 1 इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही चुके हैं, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, है ना। तो यहाँ पर 4s1 में कितना बन, तो यहाँ पे बन गया, यानी कि S पूरा गायब, 3D1, इसमें से 1 गया, तो इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा। फिर M3+ यानी कि इसमें से 1 और निकाल दो, 3D1, D में 1 है क्योंकि S तो है ही नहीं, D बचा, तो D में 1 है तो वहां से हटा दो, तो यानी कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा, D भी नहीं है S भी नहीं है। फिर यहाँ पर D में 2 तो 1 घटा दो, D1, 3 है, 3D2, 3D3, 3D4 अप टू इस तरीके से ये चलता जाएगा। यहाँ पर इन्होंने डैश कर दिया क्योंकि Zn+3 में एग्जिस्ट नहीं करता है, Cu+3 में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से हम Zn और कॉपर में से नहीं निकाल सकते। बाकी
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो टेबल से है, ये कुछ यहां से इंक्रीज हुई है ना, फिर डिक्रीज हुई, एकदम वो आया था ना डिप, फिर इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है ना। तो ये आप उससे देख सकते हो ग्राफ जो था, ये देख रहे हो ना, पहले इंक्रीज फिर डिप आया, फिर थोड़ा सा इंक्रीज, फिर थोड़ा सा इंक्रीज है ना, फिर डिक्रीज देन डिक्रीज। तो ये क्या है, उसका डेटा लिख दिया ग्राफ से इन्होंने, तो याद नहीं करना, बस पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी अभी पढ़ी नहीं है, अगली बार देख लेंगे। बाकी यहाँ मेटालिक रेडियाई के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, तो हम देख सकते हैं पहले कुछ डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट रहती है, देन इंक्रीज होती है ना। देख सकते हो आप 128 137 जिंक की क्या है, ज्यादा है, ठीक है। डेंसिटी हम देख चुके, तो ये दो टॉपिक बचे हैं इसमें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट उस टॉपिक्स में, राइट। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्वेश्चन सिंपल सा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों होती है, क्योंकि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, 4 5 इतने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी, और जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी उस बॉन्डिंग को तोड़ने में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अगेन समझिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट में हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण वो स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं, और इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, इसलिए इनकी एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। समझ में आ गया, सिंपल है। एक और क्वेश्चन है, टेक्स्ट क्वेश्चन, कि इन द सीरीज 3D सीरीज की बात करें, स्कैंडियम टू जिंक 21 to 30, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट, क्यों? जिंक की एंथैल्पी कम क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है जिंक में 3D10 और यहाँ पे S2, ठीक है, 3D10 यानी कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि ये बॉन्डिंग इनकी बहुत वीक होती है, तुरंत टूट जाते हैं ये, तो इस वजह से इनकी एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, कम होती है। सिंपल, समझ में आ गया, ठीक है। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये काफी सिंपल है, जितना मैं बता रहा हूं उतना याद कर लीजिएगा, और इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जितना मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें 1-2 पैराग्राफ दिए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है, क्या चीज होती है ना। तो हमने 3 सीरीज देखी, 3D 4D 5D, ठीक है। अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, वो क्या पढ़ा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। यदि साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, 3D है, ये 4D है, ये 5D है। अब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो हमारा साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। साइज इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होना चाहिए, 3D से ज्यादा होना चाहिए 4D, 4D से ज्यादा होना चाहिए 5D। बट ऐसा नहीं होता है, तो इसका जो ऑर्डर आता है वो आता है, ये जो 5D है ये हटके आगे आ जाता है, यानी कि 5D का ज्यादा होता है 3D से, और 3D का ज्यादा होता है 4D से। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, इसको आपको पता होना चाहिए, ये आयोनाइजेशन का करेक्ट ऑर्डर है ना। इसका याद करने का तरीका क्या है, 534 ये आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। अब बताओ इसमें आयोनाइजेशन का ऑर्डर क्या है, तो उसमें 3 तरीके से हो सकता है, जिंक इस तरीके से हो सकता है, और दूसरा और कई ऑर्डर बना सकते हैं ना। तो ध्यान रहे ये ऑर्डर गलत है, इसका सही ऑर्डर क्या होगा, ये यहां आ जाएगा, Hg देन जिंक देन कैडमियम। काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन दो जेईई और नीट में भी, है ना, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये करेक्ट ऑर्डर है, ये सही ऑर्डर नहीं है। सिंपल सी बात है ना। ये क्या 5D है, ये 3D है, और ये 4D है। तो इतनी सी चीज थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है कि मान लो ये d ऑर्बिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से भरे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं, कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, एक ऑर्बिटल आपके लिए, यहाँ पे मैं कुछ 2-3 ऑर्बिटल देता हूं, तो आपको बताना है कि किसकी ज्यादा होगी। एक है D5, दूसरा है D4, है ना। इसके बेसिस पे काफी थ्योरी आपको मिलेगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हाफ फील्ड और फ्री फील्ड होते हैं कन्फिग्रेशन, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ
हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज हाई, है ना। तो अब यहाँ पर ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, काफी एक्सेप्शन आ जाते हैं ना, तो ये आपको पता होना चाहिए हर जगह, है ना। क्योंकि हम यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या होगा, साइज घटेगा, है ना। अभी हमने क्या देखा, ये टॉप टू बॉटम देखा। यदि हम पीरियड में जा रहे हैं इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या होगा, घटेगा, है ना। तो साइज जब घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन केस हमें मिल जाएंगे, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं D5 और D4, तो आप बताओ इसमें किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ये कुछ इस तरीके से है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फील्ड है, यानी कि ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी बजाय इसके, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो एक टेबल दी है उसको देख लेते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, काफी कवाड़ा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, लिखते लिखते हो ही जाता है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे अगेन ये स्कैंडियम टिटेनियम ये पूरा है, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, जो हमने स्किप कर दी थी, छोड़ दी थी, क्योंकि तब हमने आयनाइजेशन के बारे में पढ़ा नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है डेल्टा एच, ओके। अब यहाँ पे ये वही स्कैंडियम टिटेनियम बेरिलियम पूरी सीरीज दी हुई है 3D, तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3, है ना। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि Cr था, तो इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, है ना, तब कितनी एनर्जी है इसकी। अब इसमें से एक और निकाला तब आयनाइजेशन 2, जब एक और निकाला तो आयनाइजेशन 3। इस तरीके से क्या हो रहा है, हम एक एक इलेक्ट्रॉन उसका निकालते जा रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करो ध्यान से, ये है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा H 1 की बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तब ये आई, फिर एक और निकाला तब ये आई, तो आप देख रहे हैं ये इंक्रीजिंग हो रही है यहां तक, फिर उसके बाद ये जो है वो लगभग लगभग बराबर है, और इसकी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर ये जो है ये फुली फिल्ड है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बात करें तो सेकंड इस ऑर्डर को हम देखते हैं, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसमें से तो आसानी से निकल जाएगा, बढ़ती जाएगी, है ना। अब यहाँ पर 2 एक्सेप्शन आपको नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला, ये 1900 है, इससे ज्यादा है, और दूसरा ये वाला। तो यहाँ पर देखो क्रोमियम में D5 है ना, ये हाफ फिल्ड है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल्स में, तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसलिए इससे ज्यादा हो जाएगी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। एक्सेप्शन के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्रोमियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या फिर मैग्नीज की, तो आपको पता होना चाहिए क्रोमियम की ज्यादा होती है। इसी तरीके से बात करते हैं, कॉपर की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या फिर जिंक की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि ये D10 है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, और इसमें से S में से निकलेगा एक, है ना, तो इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, फटाक से निकाल देंगे, इसमें ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ 1700, यहाँ 1900 है, तो काफी अंतर यहाँ आ रहा है। इसी तरीके से आप आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड की भी बात कर सकते हो, तो वो भी काफी सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो यहाँ है, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, ये इंक्रीज होती जाएगी, चलती जा रही है, 1900 3200, देन 29 32 34 35 और 3829। अब यहाँ पर देखो ये 3D10 है, 3D10, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन से किसमें, डी ऑर्बिटल में। इवन तो आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन हम जिंक से निकाल नहीं सकते हैं, है ना, यहाँ पे निकाल नहीं सकते, तो ये एनर्जी काफी ज्यादा है। और यहाँ पे इसमें से भी नहीं निकाल सकते, आपको पता है क्या, Cu+3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है ना, Na की भी नहीं, तो काफी चीजों की होती है, काफी चीजों की नहीं होती है, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे कि किसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो उससे ये कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं जो आपको बता रहा था वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 2 एक्सेप्शन केस हमने देखे, क्या क्या, कि जब भी हाफ फिल्ड और पार्शियल फुली फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर, है ना। तो एक तो हम देखो यहाँ पर है D5 है, और ये, तो इन दोनों में ऑब्वियस किसकी होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो ये इसकी ज्यादा है इससे। दूसरा यहाँ पर D5 है, ये D6 है, तो D5 में देख रहे हो 3200 और ये 2900 से ज्यादा है, एक्सेप्शन केस है, है ना, तो यहाँ पे इससे ज्यादा होगी। तीसरा हमने देखा ये D10 है ना, तो D10 की ज्यादा होगी ऑफकोर्स, तो वो ज्यादा है ये ऑलरेडी, और इसकी और इसमें कंपेरिजन करें इन दोनों में, तो ये D10 है, तो यहाँ पे 1900 और ये 1700, तो ये इसकी D10 की ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आयनाइजेशन एनर्जी का, आई होप कि समझ में वो आपको आ गया होगा। ओके, तो कहीं मान लो आपको कुछ भी नहीं दिया जाए, इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है कि 1 2 3 4 और एक 5, और दूसरा आपको पता है
1 2 3 आपसे पूछा जाए किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है ना, डेटा कभी नहीं पूछेगा कोई भी कि किसका क्या डेटा है, बट आपसे पूछेगा कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो फटाक से आप बता दोगे ये हाफ फिल्ड है और ये तो ऐसा ही है ना, तो इसकी ज्यादा हो जाएगी बजाय इससे ना, ये हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है, ठीक है, तो इससे ज्यादा होगी इसकी, तो इसमें से थोड़ा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, इसमें से आसान होगा। सिंपल सी बात है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी सारी चीजें, ठीक है। तो आज का वीडियो काफी लेंदी हो गया है, हम आयनाइजेशन एनर्जी तक पढ़ चुके हैं। एक बार इसको अच्छे से रीडिंग लगा लेना, जो चीज मैंने आपको याद करने के लिए बताई है उसको नोट कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है नोट करना, खुद के नोट बनाना। मैं आपको नोट प्रोवाइड करूंगा बट काफी थोड़ा मतलब कुछ समय बाद, तो आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है और फिर उसको रिवाइज करना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक भूलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए फिर इस वीडियो को समाप्त